A very good evening friends. We start our Hindu discussion of 29 of अगस्त। तो हम 29 अगस्त का हिंदू डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जो पहली न्यूज़ है जलियांवाला बाग। अभी मोदी जी वहाँ पे गए हैं, इनोग्रेशन किया है जलियांवाला बाग का, क्योंकि उसे रिनोवेट किया गया है। तो उसकी मेमोरी में उन्होंने कुछ बोला है। वो हमारे किसी काम का नहीं है। हमारे लिए जो काम का है वो है, हमारे लिए उन्होंने सीए पे बात की है, उन्होंने अफ़गानिस्तान पे पर बात की है। सीए क्या आपको पता ही है, ये अमेंडमेंट 2019 में आया था। जो 3 देशों से जो 6 कम्युनिटी के लोग हैं वो हैं हिंदू, पारसी, बुद्धिस्ट और आपका क्रिश्चियन, सिख, इस कम्युनिटी के लोग हैं। ठीक है ना। जो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश यहाँ से आए, वो यहाँ पे इंडिया आ सकते हैं। उनको इंडिया सिटीजनशिप दे देगा अगर वो 31 दिसंबर 2014 से पहले इंडिया में आ गए हैं। तो ये सारी कंडीशन उसके ऊपर लागू होती है। ओवरव्यू लेते हैं उसमें क्या क्या है। जलियांवाला बाग को समझने का आपको रोलक एक्ट समझना होगा 1990, क्योंकि ये रोलक एक्ट आया, इसके ही विरोध में जलियांवाला बाग में मीटिंग हुई थी बैसाखी के दिन पे, और वहाँ डायर थे, उन्होंने उनके ऊपर फायरिंग करवा दी थी। तो यही हम समझते हैं ये एक्ट है क्या। लॉन्ग जो टाइटल है, मतलब उसमें क्या बोला है, एनार्की रिवॉल्यूशन क्राइम एक्ट 1919 से रोलक एक्ट भी बोला जाता है। दूसरा इसका टाइटल ये है। ठीक है। टेरिटोरियल एक्सटेंड का था, पूरी जितनी ब्रिटिश इंडिया की कंट्री थी पूरी जगह लागू था। ऐसा प्री में पूछा जाए कि बंगाल में ही था, नहीं, या फिर पंजाब में ही था, नहीं, पूरे इंडिया में इसको लागू किया गया। इनेक्ट बाय द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसने ये बनाया था। इनेक्ट कब हुआ था? मार्च में। और कम्युनिस्ट में जब उसी टाइम पे भी कर दिया गया था, मतलब लागू भी इसको। ठीक है। स्टेटस क्या था रोलर एक्ट? यूपीएससी में क्या क्या पूछ सकता है रोलर एक्ट का मीन्स क्या? इट इज़ पास बाय द रोलर एक्ट कमेटी थी, प्रिसाइडिंग बाय द सर आपके साइंडिन रोलट उनका नाम था। इट ऑथराइज द अरेस्ट 2 ईयर विदाउट ए ट्रायल एनी पर्सन सस्पेक्टेड टू द टेररिज्म लिविंग इन द ब्रिटिश इंडिया। किसी भी इंसान को उसका ट्रायल, जैसे हमारे अभी कुछ एक्ट है ना, प्रिवेंटिव डिटेंशन है, या फिर कुछ ऐसे एक्ट हैं, यूएपी एक्ट है, सेडिशन एक्ट है, कि आप गिरफ्तार कर ले सकते हो विदाउट ट्रायल। मतलब उसका ट्रायल, उसका केस भी नहीं चलेगा, 2 साल तक के लिए उसका आपको गिरफ्तार कर सकते हो। और किसी पर्सन को आपको लगता है ये टेररिज्म को फैलाने वाला है, ये सस्पेक्ट है, सस्पेक्ट में ही अरेस्ट कर सकते हो। तो इसमें क्या किया गया था, कुछ लोग ऐसे थे उनको लगता था कि ये ब्रिटिश के खिलाफ हैं, ये नेशनलिज्म की भावना को बढ़ा रहे हैं, तो बहुत लोगों को रोलर एक्ट के अंदर गिरफ्तार किया गया। तो ये है कि अरेस्ट फॉर ए 2 ईयर विदाउट ट्रायल। तो ये इसमें बताया गया। व्हाट द ब्लैक बिल? इसे ब्लैक बिल क्यों बोला जाता है? क्योंकि सेंट्रल लेजिस्लेशन ने इसे पास किया था, इंट्रोड्यूस किया था, 2 बिल लेके आए थे, ऑथराइज किया था पुलिस को सर्च ए प्लेस विदाउट ए सर्च वारंट, किसी को सर्च करना, अरेस्ट एनीवन हु आर, मतलब किसी को भी अरेस्ट कर लेते। तो एक तरह से ब्लैक बिल इनको बोला गया। लोगों को बहुत अत्याचार हुए, किसी को अरेस्ट कर लिया 2 साल के लिए विदाउट ट्रायल चलाए हुए, ठीक है, सस्पेक्ट में कर लेते थे। तो बहुत सारे, मतलब जो हमारी जो काउंसिल में जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उसमें बहुत सारे हमारे, मतलब कि एक तरह से लेजिस्लेटर थे, उन्होंने वहाँ से क्या दे दिया अपना, मतलब लेजिस्लेटिव से एमपी एमएलए होते हैं ना, एमपी होते हैं हमारे अभी लेजिस्लेटिव में, तो पहले भी होते थे कुछ। तो कुछ लोगों ने इसके खिलाफ देखते हुए वहाँ से अपना, मतलब कि रिज़ाइन कर दिया। जैसे मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना, आपका मुज़र उल हक, इन्होंने रिज़ाइन कर दिया। तो आपको इनके नाम भी याद रखने हैं, ठीक है ना। ये मतलब जो रोलर एक्ट को देख के सत्याग्रह स्टार्ट किया, मार्च में ये लागू हो गया, अप्रैल में सत्याग्रह स्टार्ट कर दिया गांधी, मतलब इनिशिएट कर दिया गया सत्याग्रह हम स्टार्ट करेंगे। तो कांग्रेस के जो लीडर अरेस्ट हुए, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन, मतलब किलविच को भी अरेस्ट किया गया। तो बहुत सारे लोग की अरेस्ट भी किए गए इसके अंदर। व्हाट वाज द रोलर एक्ट? ये है क्या? जैसे मैंने आपको बताया ऑफिशियली इसका क्या है, आपके एनर्जियल रिवॉल्यूशन क्राइम एक्ट 1919 है इसका। उसके बाद पास्ट मार्च में हुआ था, मैंने बताया, ब्रिटिश अरेस्ट कर सकती है किसी आदमी को अगर वो टेररिस्ट सस्पेक्ट है, 2 साल तक जेल में रह सकती है विदाउट एनी ट्रायल चलाए हुए। एम्पावर पुलिस को सर्च करने की विदाउट एनी वारंट करने की। इट ऑल्सो प्लेस, और भी चीज़ की रिस्ट्रिक्शन लगा है फ्रीडम ऑफ इस प्रेस पे, कि फ्रीडम ऑफ जो प्रेस थी वो छापते थे, उस पर भी रिस्ट्रिक्शन लगा दिया इसने। और इसको चेयर किसने किया? इसको सर आपके सिडनी रॉलेट उनका नाम था, उन्होंने इस एक्ट को बनाया और उन्होंने चेयर किया। इनको ब्लैक बिल बोला जाता था, मैंने आपको जैसे बताया। 3 लोगों ने मतलब अपने रिज़ाइन दे दिया था काउंसिल से, इनके मदन मौलविया, मजहर उल हक और जिन्ना ने दे दिया था। एट रिस्पॉन्स टू दिस एक्ट नेशनल वाइड में हड़ताल हुई। गांधी जी 6 अप्रैल को रॉलेट सत्याग्रह स्टार्ट किया गया 6 अप्रैल को। द मूवमेंट कैंसिल बाय द गांधी जी व्हेन दिस द, ये मूवमेंट कैंसिल क्यों हुआ? जो पंजाब में मैसेकर हुआ था जलियांवाला बाग पे, तो उस पर क्या हुआ, फिर बहुत लड़ाई बढ़ सकती, तो उसी मोमेंट पे ये सारा कैंसिल कर दिया गया, मूवमेंट को कैंसिल कर दिया गया। जो प्राइमरी इंटेंशन क्या थी कि नेशनलिज्म का जो मूवमेंट चल रहा था इन द कंट्री में, ब्रिटिश को उसको रोकना, नेशनलिज्म की फीलिंग आ रही थी तो उसको कम करना था। तो उसको कम करने के लिए ये सारे मूवमेंट चलाए गए, कुछ लीडर को गिरफ्तार किया गया, ऊपर में सबके नाम आपको बता ही चुका हूँ। तो
इसको देखते ही जलियांवाला बाग में, जलियांवाला बाग जगह है, अगर आप कभी अमृतसर जाओगे, गोल्डन टेम्पल जाओगे, वहीं पे आपको पड़ेगा, देखने को मिलेगा। तो वहाँ पे बैसाखी का दिन था, लोग गैदरिंग हुए क्योंकि बैसाखी मनाते थे। पर उन्होंने किस चीज़ के लिए गैदर हुए थे, कहीं ना कहीं इस एक्ट के खिलाफ भी वो गैदर हुए थे। उस टाइम पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे पंजाब के एट दैट टाइम, जो थे आपके माइकल ओ डायर करके, और लॉर्ड चर्चमन फोर्ड थे, इंडिया के वाइसरॉय थे, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो बैसाखी का दिन था, 13 अप्रैल 1919 का दिन था। जलियांवाला बाग में पब्लिक जो गार्डन था अमृतसर के अंदर क्राउडेड हुआ, नॉन वायलेंट प्रोटेस्टर वो कर रहे थे, अमंग उनके ऊपर क्राउडेड के ऊपर सेलिब्रेटिंग बैसाखी वो मना रहे थे। उनके ऊपर क्या करते हैं, जो जनरल डायर है वो अपने लोगों से गोली चलवा देते हैं, एंट्रेंस गेट को ब्लॉक करके, पूरा बंद करके, और गोली फायर के ऑर्डर दे देते हैं। नियर अबाउट 10 मिनट कंटिन्यू फायर चलती है, 1650 राउंड की फायर होती है, और उसमें 1000 लोगों की एटलीस्ट डेथ हो जाती है, और 15 लोग जो, ठीक है, इंजर हो जाते हैं, मतलब जख्मी हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखी गई, डिस्ट्रॉय देखा गया, फेथ देखा गया इस चीज़ में। तो बहुत नेशनल वाइड इसकी, मतलब ये भी बोला कि गलत किया, ये किया, वो किया। तो इस पर क्या करते हैं, जो उस टाइम पे क्या थे कि कुछ एक्शन लेते हैं, विंस्टन चर्चिल जो थे, और फॉर्मर जो प्राइम मिनिस्टर थे वहाँ के, HS आपके हित करके थे। तो एक हंटर कमीशन बनाते हैं। ये हंटर कमीशन डिफरेंट है, एक हंटर कमीशन आपकी एजुकेशन के लिए और है, एजुकेशन के लिए, और एक हंटर कमीशन। तो एक हंटर कमीशन बनाते हैं जो जांच करती है, इंक्वायरी करती है मैसेकर में। और वो हंटर कमीशन क्या करती है कि डायर के जितने भी उन पे इल्ज़ाम लगाए थे अगेंस्ट देम, उनसे उनको बरी कर देती है। तो ये भी गलत हुआ, ठीक है ना। और उनको रिलीफ दे दिया जाता है, ऑनेस्ट ड्यूटी आर्मी 90, मतलब उनको बली कर दिया जाता है। उनको जो इल्ज़ाम लगाए थे कि उन्होंने गलत किया, उससे वो कमेटी उनको बली कर देती है। तो इन द प्रोटेस्ट अगेंस्ट मैसेकर के स्टार्ट हुई, ब्रिटिश की फेलियर थी, जस्टिस नहीं दे पाए। तो जो आपके थे, आपके कौन थे, रविन्द्रनाथ टैगोर गिव अप द नाइटहुड एंड द गांधी जी रिलिंग्विश्ड हिज केसरी हिंद, मतलब ये सारी चीज़ स्टार्ट होती हैं। रिवाइव सर्विसेज ड्यूरिंग द वॉर टाइम, साउथ अफ्रीका में थे, मतलब साउथ अफ्रीका में ये सारी चीज़ स्टार्ट होती हैं। जो माइकल ओ डायर थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर थे पंजाब के, अप्रूव किया जाता है अगेंस्ट द ब्रिगेडियर जनरल डायर असैसिनेशन बाय द उधम सिंह इन द लंदन 1940। आपको पता ही है उधम सिंह जो थे वो जनरल डायर को मतलब कि लंदन में जाके मारते हैं। उधम सिंह 1940 में उनको वो मारते हैं, और असेंबली हॉल में कुछ मीटिंग या वहाँ पे चल रही थी, वहाँ पे उनको किल करते हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो आपको पता क्या लगा कि आपको रॉलेट एक्ट क्या था, कब आया, कौन कौन लोग ने अपनी वो असेंबली को छोड़ा, कौन कौन लोग सपोर्ट किया, इसके बाद सत्याग्रह स्टार्ट हुआ, रॉलेट सत्याग्रह, इसमें हुआ क्या था। तो आपको रॉलेट एक्ट के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। जो बेसिक चीज़ें प्री में पूछी जा सकती है इन द पॉइंट वाइज, ये पूछा जा सकता है, इसको याद रखना आप। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आती है आपकी UIDAI और आधार के बारे में। अभी सिक्योरिटी अपग्रेड किया जाएगा, कुछ प्रॉब्लम्स हैं UIDAI कार्ड में, तो सिक्योरिटी अपग्रेडेशन उसका किया जाएगा। क्योंकि प्रॉब्लम अभी देखा होगा, EPFO में लिंक करने पर आधार में प्रॉब्लम आ रही थी, बहुत सारी प्रॉब्लम थी, तो उसको दोबारा से ठीक किया जाएगा। आधार जो है, आधार अदर लॉ अमेंडमेंट बिल लेके आए थे 2016 में, क्योंकि इसमें कुछ वॉलंटरी, पहले क्या था, बहुत सारी चीज़ों में कंपलसरी कर दिया था, आधार ये लाओ तो कंपलसरी, आधार ये लाओ तो कंपलसरी आधार। सुप्रीम कोर्ट ने बोला अगर किसी के पास आधार नहीं है, किसी के फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो रहे, क्या उसे बेसिक सुविधा, वेलफेयर स्कीम की सुविधा नहीं मिलेगी? तो नहीं, उसको मिलनी चाहिए, और आधार को आपको कंपलसरी नहीं से वॉलंटरी बेसिस रखना चाहिए। तो एक अमेंडमेंट लिया जाता है, अलाउ करते हैं आधार कार्ड को वॉलंटरी यूज़ करने के लिए। अब आधार एक्ट जो है यूज़ द आधार नंबर एज ए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है, और ऑथेंटिकेशन सब्जेक्ट, मतलब ये सारी चीज़ें। आधार कार्ड कोई आपकी सिटीजनशिप के लिए नहीं है, आपके पास आधार कार्ड आपका सिटीजनशिप है या नहीं, ये एक आइडेंटिफिकेशन है बस आपकी, और कुछ नहीं है। द आधार बिल जो रिप्लेस करता है कुछ प्रोविजन टू द स्टेट दैट इंडिविजुअल में वॉलंटरी यूज हिज आधार नंबर टू द एस्टेब्लिश हिज आइडेंटिटी बाय ऑथेंटिकेशन और ऑफलाइन वेरिफिकेशन। आपके पास स्वयं आपका अधिकार है, आपको आधार को यूज़ करना है या नहीं करना, वो मैंडेटरी नहीं है। इंडिविजुअल जो आइडेंटिटी है विया आधार फॉर ए प्रोविजन ऑफ एनी सर्विसेज मे बी मेड मैंडेटरी ओनली बाय द लॉ ऑफ पार्लियामेंट। अगर किसी सर्विस के लिए, जैसे आपकी PM किसान है, PM किसान स्कीम है, सम्मान निधि से बोलते हैं, और उसमें 2-6 हज़ार रुपये आपको ईयरली मिलते हैं, ठीक है ना। अगर उसमें गवर्नमेंट चाहती है कि वेलफेयर स्कीम है, कुछ उसमें करप्शन ना हो, ट्रांसपेरेंसी बनानी है, उसमें अकाउंटेबिलिटी बनानी है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, बाय द लॉ ऑफ पार्लियामेंट क्या करेगी, मैंडेटरी कर सकती है आधार को, मैंडेटरी, क्योंकि गवर्नमेंट सर्विस देना चाहती है आपको, वो चाहती है कि इसे ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, करप्शन बीच में ना हो, तो आधार लिंक मैंडेटरी कर देती है।
कुछ सैलिएंट फीचर हैं पहले ही बताऊंगा, जो नए चेंजेस किए हैं वो बताऊंगा। पहले आधार कार्ड बहुत सारी चीज़ों में ऑथेंटिकेशन करना ही करना था, मैंडेटरी टाइप था। अब फिर से वॉलंटरी यूज़ के लिए कर देगा, जैसे मैंने आपको बताया। अगर आपको लगता है कि कुछ आइडेंटिफिकेशन है, यूसेज है, स्टेट को आप कॉपरेटर्स को बाय लॉ परमिटेड, ये सब चीज़ उसमें देखी गई, तो फिर बाद में उसको चेंज कर दिया गया। मैंने बताया ना पहले क्या था कि बाय बॉडी कॉपरेटेड अंडर बाय द लॉ इट परमिटेड, वो कर देते थे, इस्टेब्लिश कर देते थे आइडेंटिटी इंडिविजुअल की बाय द स्टेट की, आधार कार्ड से लिंक करो, ये करो। फिर बाद में उसको क्या किया, ओनली इफ यू आर ID सर्टिफाइड, दैट इज कंप्लेन विद अ सर्टेन स्टैंडर्ड ऑफ प्राइवेसी सिक्योरिटी परमिटेड बाय द लॉ, ठीक है, सीक द ऑथेंटिकेशन फॉर ए पर्पस ऑफ स्पेसिफाइड सेंट्रल गवर्नमेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। पहले कोई भी बॉडी होती थी कॉर्पोरेट बॉडी, वो अपने आप ही कर देती थी स्टैब्लिश, आधार कार्ड लेके आओ, ये लेगा, नहीं, अब UID सर्टिफाइज करेगी और वो बताएगी यहाँ पे लागू होना चाहिए नहीं होना चाहिए। पहले अगर कोई वॉल्यूशन होता था, कुछ भी होता था, जो कोई चीज़ें होती थी, वो डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट भी एक ऑर्डर ला सकती थी, ठीक है ना, डिस्क्लोज करने के लिए, कुछ भी करने। अब हाई कोर्ट की एटलीस्ट परमिशन चाहिए अलाउ करने के लिए। पहले क्या होता था कि कोई भी इंटरेस्ट है नेशनल सिक्योरिटी के लिए इशू करना है, डिस्क्लोज करनी है किसी की इन्फॉर्मेशन, तो उसके लिए जॉइंट सेक्रेटरी लेवल तक का ऑफिसर, नॉट बिलो द, उसके रैंक का नहीं होना चाहिए, नहीं, उससे बढ़ा के इन्होंने सेक्रेटरी कर दिया, जॉइंट को हटा दिया। उसके बाद जो फंड आता था, जैसे आपने आधार कार्ड में कुछ चेंज कराया, उसका रिवेन्यू रहता है, जनरेट होता है, ये वो पैसा आता है, पहले वो कंसोलिडेटेड फंड में जमा होता था, जो आधार कार्ड से पैसा आता था। पैसा कैसे, आपने कुछ चेंज कराया, 50 रुपीज़ दिए, वो सरकार के खजाने में जाएगा, कहाँ जाएगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, नहीं, अब UIDI फंड बनाया गया है, उसमें जाएगा सारा पैसा, ठीक है। उसमें क्या होता था, अगर कोई ऑफेंसिव है, कोई गलती हुई, कुछ भी हुआ, तो उसमें UIDI ही रजिस्ट्रेशन कंप्लेंट कर सकती थी, ओनली इफ द UIDI रजिस्टर्ड ए कंप्लेंट। अब क्या है, आप इंडिविजुअली कंप्लेंट कर सकते हो अगर आपके साथ लगता है कुछ इन्फॉर्मेशन आपकी आइडेंटिटी को ओपन किया गया है। ऑल्सो अंडर द बिल UIDI में क्या है कि मे इनिशिएटिव कंप्लेंट अगेंस्ट द एंटिटी इन द आधार इकोसिस्टम टू फेलियर, आप कंप्लेन कर सकते हैं अगर आपको लगता है ये सारी प्रॉब्लम में। कंप्लेन विद द एक्ट UID डायरेक्शन में कुछ दी हैं, उसके अगेंस्ट कुछ हुआ है। फंक्शन इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द UIDI, एडजुकेटिंग ऑफिसर भी होता है अपॉइंटेड, जो करते हैं UIDI, यानी कि उस अगर यहाँ नहीं सुनी जाती तो टेलीकॉम डिस्प्यूट आपकी सेटलमेंट एपलेट ट्रिब्यूनल है, वहाँ पे जाके आप कंप्लेन कर सकते हैं। अब ये UIDI अथॉरिटी है क्या, इसको 2006 में इस्टेब्लिश किया गया 12 जुलाई को, ठीक है, क्योंकि 2006 में ही एक्ट आया था, आधार एक्ट आया था, और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर है। ये लाइन प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंडेटरी है कि 12 डिजिट का होता है हमारा UIDI। ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा क्योंकि सबके पास एग्जाम हॉल में क्या रहता है, आपका आधार कार्ड रहता है। पर एक बार ये CDS में क्वेश्चन पूछ लिया गया था, ये वाला क्वेश्चन कि कितने डिजिट का होता है, ये सबने आधार कार्ड निकाल के गिन के उस पर टिक मार दिया। तो ये क्वेश्चन पूछ ही लेगा, क्योंकि पूछ भी लिया गया, अब नहीं पूछेगा मेरे हिसाब से। कभी करेंसी का क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे, बहुत रेयर चांस होंगे कि करेंसी में कौन सा फोटो। भाई सबके पास नोट रहता है, सबके पास नोट रहता है एग्जाम हॉल में, मोस्टली किसी पास होगा तो किसी को प्रेफरेंस मिल जाएगा ना, तो इस बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ। UIDI वाज इनिशियली सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 2009 में इसको कांग्रेस भी लाना चाहती थी, पर वो अटैच ऑफिस किया गया था प्लानिंग कमीशन से। इसका पहले इनिशियली यहाँ पे सेटअप किया गया था कि आधार एक एक्ट लेके आएंगे और ऐसा ऐसा हम करेंगे, पर बाद में क्या हुआ, ये आधार एक्ट ला नहीं पाए, क्योंकि अपोज कौन करने वाले थे, जो इस एक्ट को 2016 में लेके आए, उन लोगों ने 2009 में इसको अपोज किया था कि ये गलत है। तो UIDI मैंडेटरी है, ठीक है, 12 डिजिट यूनिक नंबर होता है ऑल रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, ये कहीं फॉरेनर वालों को नहीं मिलता, ये इंडिया के जो सिटीजन्स हैं उन्हीं को दिया जाता है। तो ये चारों पर लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी प्री के लिए। और भी क्या चीज़ें हैं, कुछ इसमें मिल अपोजिशन क्वेश्चन उठाती है गवर्नमेंट के इंटेंशन के लिए, क्लियर नहीं करती है कि डाटा प्रोटेक्शन, कि जो डाटा UI में दिया गया है, फिंगरप्रिंट्स लिए, आपकी आइरिस ली है, आपकी है, आपकी डिटेल ली है, तो वो डाटा को आप सेफ रखते हो नहीं रखते हो, क्योंकि ऐसा कोई डाटा प्रोटेक्शन बिल भी नहीं है। तो डाटा प्रोटेक्शन बिल को वर्क इन द प्रोग्रेस, द गवर्नमेंट वुड ब्रिंग द कॉम्प्रिहेंसिव लॉ को लाना चाहिए, ठीक है ना। तो ये इंडिया इज द फर्दर बिकम द सेंटर ऑफ डाटा रिफाइनरी, द गवर्नमेंट इज टेकिंग ड्यू टू द प्रिकॉशनरी, मतलब उसमें लेनी चाहिए कि डाटा इतना फैल गया तो उसमें कोई ना कोई स्टेप लेने चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। दूसरी आती है इंडियन पायलट रिटर्न टू रशिया। अभी हमारा एक गगनयान है, ठीक है ना, 2022 में उसको मतलब स्पेस में हम भेजने वाले हैं। हमारा पहला स्पेस मिशन होगा, ये फर्स्ट स्पेस मिशन है हमारा, जिसमें हम मैन स्पेस मिशन बोल सकते हैं, मैन स्पेस मिशन, ठीक है। तो हमारे कुछ एस्ट्रोनट्स हैं, मतलब एस्ट्रोनट क्या, एयरफोर्स के, इंडियन एयरफोर्स के कुछ ऑफिसर्स हैं, उनको कहाँ पे भेजा गया था, उनको रशिया में भेजा गया था ट्रेनिंग लेने के लिए कि स्पेस में आपको कैसे रहना है, स्पेस सूट पहनोगे तो कैसे आपको करना है, तो सब उनकी ट्रेनिंग रशिया में कराई गई, रशिया के साथ कॉपरेशन करके। तो इसरो प्लानिंग कर रहा है कि फर्स्ट आप
आपका अनक्रूड मिशन दिसंबर एज द पार्ट ऑफ ह्यूमन स्पेस सेंटर प्रोग्राम गगन। अभी जो दिसंबर आने वाला है, जो इसरो चाहता है, पहले हम क्या करेंगे, एक अनक्रू मतलब उसमें कोई आदमी नहीं भेजेंगे, उसमें एक स्पेस मिशन सेंड करेंगे ऊपर। उसके बाद 2022 में जब चैलेंजेस कम हो जाएगा, फिर गगनयान भेजेंगे जिसमें आदमी भी भेजेंगे। तो ये सारी कुछ हमारी प्रोग्रेस चल रही है। अनाउंस इस प्रोजेक्ट को कब किया गया था? प्राइम मिनिस्टर ने, हमारे नरेंद्र मोदी जी ने इंडिपेंडेंस डे पर 15 अगस्त 2018 में किया था, यानी कि 3 साल पहले किया था। जब हम 75वीं अपना वर्षगांठ मनाएंगे 2022 में, ठीक है, तब इसको हम सेंड करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है? सब चीज़ कैपेबिलिटी बढ़ाना है ह्यूमन की। लो जो अर्थ ऑर्बिट पे हमारा स्पेस स्टेशन, वहाँ पे हमारा इंटरनेशनल है, वहाँ तक भेजना। इंडिया लॉन्च करेगा व्हीकल, ब्रिंग देम बैक टू अर्थ सेफली, और इंडिया ही बनाएगा उस व्हीकल को जो वापस इनको यहाँ पे लेके आएगा। 4 एस्ट्रोनॉट जाएंगे उसके अंदर, जो कैंडिडेट होंगे अंडर गोइंग, मतलब उनको ट्रेनिंग देके रशिया में उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, ठीक है। किस चीज़ से भेजेगा? जो आपका GSLV मैक 3 है, ये लास्ट रॉकेट हमारा, इससे उनको ऊपर भेजा जाएगा। रिलेवेंस क्या है इसके मैन स्पेस मिशन के? इसके रिलेवेंस क्या है कि बूस्ट टू द इंडस्ट्री। अब पूछोगे इंडस्ट्री को कैसे बूस्ट मिलेगा? कि फाइंड लार्ज अपॉर्चुनिटी थ्रू द पार्टिसिपेट्स इन द हाई डिमांड स्पेस मिशन। तो हमारी जो इंडस्ट्री है स्पेस के लिए काम करती है हिसाब की, तो उसके लिए हमें बूस्ट करने मिलेगा। नियर अबाउट 60% ऑफ इक्विपमेंट फ्रॉम द इंडियन प्राइवेट सेक्टर, ठीक है ना, जो मिलता है। अब हमारी इंडस्ट्री बूस्ट होगी, क्योंकि इंडस्ट्री को मतलब काम मिलेगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो ठीक है, 15,000 नियर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आपको देखो प्राइवेट सेक्टर में कहीं ना कहीं मिलेंगी। तो ये सारा होगा। जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारी कहीं बहुत सारी इम्प्रूव हो पाएगी, हम देख पाएंगे। मोटिवेशन मिलेगा, हमारे देश को प्रेरणा मिलेगी, हमने भी अपनी मेन स्ट्रीम में आने की कोशिश की है और हमने अपने आदमी को ऊपर भेजा है। तो ये कुछ सारी चीज़ें हैं जो आपको करना था, ये हमें करना है। स्पेस मिशन ऊपर भेजना है तो आपको गगनयान याद रखना है। मैं थोड़ा सा इसमें हिंट बता दूं। फर्स्ट मैन हमारा स्पेस मिशन है, जैसे मैंने बताया। नो, हमारे अभी तक मतलब कोई हमने क्रू नहीं भेजा है, मतलब इतनी कॉस्ट आई है, इतने समय के लिए ऊपर रहेंगे। एम क्या है? टू ओपन द अपॉर्चुनिटी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इससे मेडिसिन, एग्रीकल्चर, बहुत सारी चीज़ों की हमें चीज़ें पता लगेंगी इसके बारे में। उसके बाद दिसंबर 2020 में अनमैन्ड फ्लाइट करनी थी, मतलब ये हाफ ह्यूमैनिड रोबोटिक सेंड करना था। फिर जून में हमने 1 अनमैन्ड फ्लाइट भेजनी थी, पर कोविड की वजह से नहीं भेज पाए। और दिसंबर में एक आदमी फ्लाइट पर भेजनी थी। टाइमलाइन कुछ ऐसी थी, पर इस टाइमलाइन को गड़बड़ा गई है क्योंकि कोविड आ गया है। तो इस टाइमलाइन को आप भूल जाओ। तो 2022 में हम सोच रहे हैं सेंड करने का। तो ये सारी न्यूज़ है। दूसरी जो न्यूज़ आती है वो आती है आपके साउथ चाइना सी डिस्प्यूट से रिलेटेड, क्योंकि कभी ताइवान जो स्ट्रीट है, ताइवान स्ट्रीट देखो कहाँ पड़ती है, मैं आपको बता दूँ। अगर मेरा नेट ऑन हो, मैं 1 मिनट आपको बता ही देता हूँ। थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ मैं आपको। हाँ, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। आपको थोड़ा मैप की जानकारी होगी तो आप थोड़ा सा अच्छा कर पाएंगे, इसलिए मुझे वो देना हो, मैं इसलिए आपको ही बताने के लिए आया हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि आपको थोड़ा मैप पता होना चाहिए। देखो, ये हमारा प्यारा भारत है। ये सारी लोकेशन जो मैंने मार्क की हुई ना, इस तारीख कहीं ना कहीं न्यूज़ में आई है, तो ये मैंने मार्क की हुई है। देखो, ये आपको देखना है। ये आपका यहाँ से है। इसे मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ थोड़ा, अब इसको मैं इजी कर सकता हूँ। ये आपका है, आपका यहाँ पे आपका है क्या नाम, यहाँ पे आपका है जापान। ये नहीं निकालेंगे, ये है जापान आपका, ठीक है। ये तो रशिया है आपका। तो यहाँ से आप देखोगे ये आपका सी ऑफ जापान है, जापान के, और मतलब इधर कोरिया, नॉर्थ कोरिया और चाइना के, रशिया के बीच में इधर आपका चाइना है, ठीक है ना। इधर साउथ कोरिया है ये आपका, इधर ईस्ट चाइना सी है, इधर साउथ चाइना सी है। तो ये आपका ताइवान है, ये ताइवान है। तो यहाँ से ताइवान स्ट्रीट निकलती है, ताइवान स्ट्रीट निकलती है। तो अभी जो चाइना यूज़ करता है साउथ चाइना सी, क्यों इंपॉर्टेंट है इसके लिए? क्योंकि एक तो साउथ चाइना सी में बहुत ऑयली, मतलब ये सारी चीज़ें ऑयल है उसका एक्सट्रैक्शन के लिए, और एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है। क्योंकि चाइना का जितना भी काम होता है, आपको बताऊं, चाइना का जितना भी काम होता है, चाइना का जितना
काम होता है वो इस रीज़न से, यहाँ पे अगर उसकी पकड़ है अच्छी है तो यहाँ से निकल के उसको ईजी पड़ता है मलाक्का ऑफ स्ट्रीट से निकल के सारे इंडियन ओशन में आने के लिए। अगर यहाँ पे अगर और देश कैसे वियतनाम बोलते क्लेम करता है, ये क्लेम करता है, तो चाइना की डिफ़िकल्टी होती है। चाइना के लिए इंपॉर्टेंट रीज़न इसलिए भी है, और भी बहुत सारी चीज़ों का, मिनरल्स के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए रीज़न इंपॉर्टेंट है। और ऑलरेडी आपको पता है चाइना क्या बोलता है, ताइवान हमारा पार्ट है, वियतनाम हमारा पार्ट है, तो वो भी इस क्लेम को भी जारी रखना चाहता है। अगर ताइवान अपना क्लेम करेगा तो चाइना कैसे बोलेगा वियतनाम हमारा है, ताइवान को कैसे बोलेगा हमारा है। तो ये सारे उसमें कुछ कारण पड़ते हैं, तो ये आपको याद रखना है। तो वापस मैं आता हूँ उसी के ऊपर आता हूँ वापस मैं, जो मैंने आपको बताया। तो ये सारा रीज़न है जो मैंने आपको बता दिया। चाइना क्या क्लेम करता है कि जो ऑल साउथ चाइना सी, ठीक है ना, जो पार्सल आइलैंड्स हैं, जितने भी इसमें आइलैंड्स हैं, देखो ये रहे पार्सल आइलैंड्स, यहाँ पे आपको मिलेंगे, आगे बताऊंगा कहाँ पे मिलेंगे, ये रहे, ये सारे इन्हीं के ही पार्ट हैं। देखो ताइवान ये रहा, ताइवान स्ट्रीट ये रही, ठीक है। तो फिलीपाइंस, ब्रुनई हो गया, मलेशिया हो गया, वियतनाम हो गया, क्लेम करता है कि ये सब हमारा ही पार्ट है। क्लेम मतलब कि सी पार्ट सारा हमारा है। ये लाइन दिख रही है ना, ये दिख रही है, ये चाइना क्लेम करता है। इसे 9 डैश लाइन बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, 9 डैश लाइन, जो चाइना क्लेम करता है। बिलीव करता है होल्ड द वैल्यूएबल ऑयल गैसेस डिपॉजिट है, जैसे मैंने आपको बताया। तो ठीक है ना, बहुत सारी और वायलेशन कर चुका है, मतलब यूएस से फॉर ए सीरियस वायलेशन चाइना सोवरेनिटी हार्मफुल रीजन, मतलब यूएस भी जाता रहता है उस रीजन में, घूमता रहता है, क्योंकि यूएस बोलता है कि राइट टू पैसेज, मतलब कि एक इंटरनेशनल सी है, सबका राइट्स है। पर चाइना बोलता है नहीं, इंटरनेशनल नहीं है, ये हमारे अंडर आती है, हमारी सी है। बहुत बार वायलेशन देखा गया, वहाँ पे यूएस की नेवी एयरक्राफ्ट कैरियर को भेज देती है साउथ चाइना सी में। तो ऐसे वायलेशन चलते रहते हैं। साउथ चाइना सी है क्या, लोकेशन आपको बताई कि वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में ये है। चाइना ईस्ट, साउथ में इसके वियतनाम है, वेस्ट में फिलीपाइंस है, देखो ये रहा वेस्ट में फिलीपाइंस है, नॉर्थ में जो इसके बर्नोई है, ठीक है ना। तो ये सारी इसमें कुछ जगह है। लॉरेंस स्ट्रीट विद इन द फिलीपाइंस एंड द चाइना सी, तो ये लॉरेंस स्ट्रीट है। देखो चाइना सी ऊपर पड़ेगी, तो चाइना सी के बीच में आपके फिलीपाइंस के बीच में लॉरेंस स्ट्रीट है, ये भी आपको याद रखना है। पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, रिपब्लिक ऑफ चाइना, ताइवान, फिलीपाइंस, मलेशिया, कहीं ना कहीं इनसे बॉर्डरिंग स्टेट है, इनसे इशू चलता रहता है। कनेक्टिंग लिंक है, मैंने आपको बताया पैसिफिक में और इंडियन ओशन में जो स्ट्रीट ऑफ मलाक्का है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू यूनिसेड 1/3 ऑफ द ग्लोबल शिपिंग पैसेज है जो यहाँ से निकलता है मलाक्का स्ट्रीट से। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, इसे कभी छोड़ना भी नहीं चाहता चाइना। एक चीज़ और चाहता है, वो थाईलैंड से बार बार बात करता है, ये बोलता है कि यहाँ से आप एक पैसेज बना दो उनके लिए, जैसे पनामा कैनाल है, ऐसी कोई कैनाल बना दो जो इतना लंबा रूट है, हम यहाँ से घूम के जाते हैं, नियर अबाउट हमारा बच जाएगा और हम सीधे यहाँ से अपना रूट यहाँ से भेज देंगे। तो ये भी बात करता है, यहाँ से रोड डेवलप करने की बात करता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं चाइना जिसके लिए काम कर रहा है। म्यांमार से बात कर रहा है, क्योंकि जुंटा वहाँ पे देखिए चाइना फेवर करता है। तो चाइना एक सेपरेट रूट चाहता है, क्योंकि यहाँ से ब्लॉक कर दिया जाए इस रीजन को तो सारा व्यापार कट हो जाएगा चाइना का। तो चाइना एक अल्टरनेटिव रूट चाहता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं उसके लिए। रीज़न फॉर द डिस्प्यूट क्या है, क्योंकि क्लेम करना कि पार्सल आइलैंड क्लेम करता है चाइना, ताइवान, वियतनाम, ये सब क्लेम करते हैं। स्पार्टल आइलैंड्स हैं वो क्लेम करता है चाइना, ताइवान, ब्रुनई, फिलीपाइंस, ये सब क्लेम करते हैं। फिर आपके स्कॉर्बट करके सोल्स है, वो भी कौन क्लेम करता है, फिलीपाइन, चाइना, ताइवान। चाइना हर को क्लेम करता है। तो कुछ आपके असरेशन हुआ 2010 में, चाइना है कन्वर्टिंग इनटू अनहैबिटेड कुछ इनलेट इनटू आर्टिफिशियल आइलैंड्स डेवलप, मतलब उसने अपने आर्टिफिशियल आइलैंड्स डेवलप कर लिए, एक तरह से आइलैंड आर्टिफिशियल, जो हेवन रीफ है, जॉनसन साउथ रीफ है, ये कुछ उसने डेवलप कर लिए। ठीक है, यूएन क्लॉज क्या बोलता है कि वही 200 नॉटिकल माइल्स तक जो उसकी बाउंड्री मारा है उसी की जगह है। पर नहीं, चाइना बोलता है सब हमारी जगह है। चाइना ने अपना साइज स्ट्रक्चर जो रीफ का उसको चेंज किया, पार्सल आइलैंड, स्पार्टल आइलैंड्स को, वहाँ पे अपनी एयर स्ट्रिप डेवलप की। देखो ये रहे, ये क्या है, ये आपके पार्सल आइलैंड्स हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका वियतनाम है। देखो ये वियतनाम, तो वियतनाम अपने बताता है, इधर चाइना अपने बताता है, इधर ताइवान अपने बताता है। ये आपके इधर स्पार्टल आइलैंड्स है, देखो ये 9 डैश लाइन है, इधर स्पार्टल आइलैंड्स है। ये सारी कंट्रीज पे क्लेम करती है, चाइना अपने बताता है। तो कुछ ऐसी रीजंस हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब चाइना बार बार क्लेम करता है। अनआइडेंटिफाइड जोग्राफिकल स्कोप है साउथ चाइना सी का। डिसएग्रीमेंट है, बहुत सारे डिस्प्यूट वहाँ पे हैं। कोड ऑफ जो कंडक्ट है वो कई बार
अनडिफाइंड लीगल स्टेटस किया गया। इंडिया का स्टैंड क्या उस रीजन में क्या रहता है कि सिक्योर किया जाए इकोनॉमिक जो इंटरेस्ट है, स्पेशली इन द एनर्जी सिक्योर्ड नीड, क्योंकि हमारी जो इंडिया है, इंडिया की ONGC बहुत सारी यहाँ पे वर्क कर रही है, जिसको परमिशन वियतनाम ने दी है गैस एक्सट्रैक्ट करने के लिए, समुद्र के अंदर से ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो चाइना बोलता है गलत कर रही है, इंडिया गलत कर रहा है, ठीक है ना। और हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी जिसमें हमें फेवर करना है, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारा इंटरेस्ट है। इंडो पैसिफिक हमारा इंटरेस्ट है। इंडिया फर्दर यूजिंग बुद्धिस्ट लेजिस्लेचर, क्योंकि सारी कंट्री बुद्धिस्ट की हैं, ताइवान, लाओस, थाईलैंड, तो इंडिया कहीं ना कहीं बुद्धिस्ट का फ़ायदा उठा के एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी बनाने की काम करता है। इंडिया ऑल्सो डेवलप, मतलब वियतनाम में मैंने बताया ना, साउथ चाइना सी में सी ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सी लेन कम्युनिकेशन, SLOC, ठीक है, डिनाई चाइना एनी ऑफ द स्पेस इन एसोसिएशन, ये भी डेवलप कर रहा है। और हमने क्वाड इनिशिएटिव स्टार्ट किया, इंडिया, US, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ताकि चाइना की जो स्ट्रेटेजी है उस रीजन में उसको कहीं ना कहीं हम कम कर पाए। तो मैंने आपको लोकेशन बताई, आपको लोकेशन थोड़ा ध्यान में रखना है, आपको थोड़ा लोकेशन ध्यान में रखना है। लोकेशन के बारे में क्या क्या है, देखो ये ताइवान है, यहाँ पे ताइवान स्ट्रीट है, और ताइवान और फिलीपाइंस के बीच में मैंने आपको एक स्ट्रीट बताई थी, ऊपर उसका नाम बताना, ये फिलीपाइंस है, ये ब्रुनोई है, और इधर ये आपका मलेशिया है, और ये थाईलैंड है पूरा आपका, ठीक है ना, ये वियतनाम है आपका। तो ये आपको लोकेशन याद रखनी है। पाटल आइलैंड्स हो गए आपके, ये सारे आइलैंड्स के नाम आपको याद रखने हैं, पार्सल आइलैंड्स को, इन सब के नाम। US गल्फ कोस्ट, उसमें हरिकेन आया, देखो US में हरिकेन आया, अगस्त अक्टूबर में ये आते हैं, और अभी अगस्त चल रहा है, तो हरिकेन के जो सीज़न रहता है वो अगस्त अक्टूबर में आने का रहता है। इधर जो आएंगे कैलिफोर्निया साइड में जो आते हैं, इधर जो आपके लैटिन अमेरिका इधर आते हैं, जून और अक्टूबर के बीच में हरिकेन बोलते हैं। अब इन्हीं को इंडिया में क्या बोलते हैं, इनको साइक्लोन बोलते हैं। इंडिया के अंदर जो अक्टूबर से नवंबर के बीच में आते हैं, तो इंडिया के अंदर इनको साइक्लोन बोलते हैं। इन्हीं को चाइना के अंदर टाइफून बोलते हैं। चाइना खून बहुत करता है, चाइना खून बहुत करता है लोगों का, ठीक है, डिप्रेस करने, तो वहाँ पे कौन सा आता है, खून पे टाइफून आते हैं, तो टाइफून करके वहाँ पे आते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। अब सेम इनका नाम, दूसरा नाम इनको ऑस्ट्रेलिया के आसपास ही आता है, जनवरी मार्च में, वहाँ पे विली इनको बोला जाता है, विलरी इन्हें बोला जाता है, विली हो गया, विलीज इनको बोला जाता है। तो आपको याद रखना है, US में क्या बोला जाता है, हरिकेन, इंडिया क्या, या इंडिया ओशन के आसपास क्या बोला जाता है इनको, साइक्लोन, चाइना में क्या बोला जाता है, टाइफून, और ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में क्या बोला जाता है, विली। मैच द फॉलोइंग के लिए 1-2 बार क्वेश्चंस पूछे भी गए। अब इनमें कुछ है, नो ट्रॉपिकल साइक्लोन पर ईयर, नंबर ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन पर ईयर, सॉरी, सी टेम्परेचर ओवर 27 डिग्री के आसपास होना चाहिए, जो टाइमली ऑकरेंस है मोस्टली वो अगस्त से है। हरिकेन जो आते हैं लोकल नेम है, तो लोकल नेम मैंने आपको ये बताए हैं। फिर राजनाथ सिंह जी ने कमीशन किया ICGS, इंडियन कोस्ट गार्ड सर्विसेज विगारा, तो उनको एक पेट्रोलिंग वेसल दिया है, क्योंकि जो हमारे कोस्ट एरिया है, काम क्या है इनका कोस्टल गार्ड सर्विसेज का, कि सारे एरिया में पेट्रोलिंग करना, कि हमारे कोई इलीगल एक्टिविटी तो नहीं चल रही, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई टेररिज्म तो नहीं है। तो ये कोस्ट गार्ड क्या करते हैं, इंडियन नेवी तो बहुत इंटरनेशनल सी में भी रहती है, बहुत जगह रहती है, और एक तरह से BSF बॉर्डर पर रहती है ना हमारी ऊपर, और आर्मी भी रहती है उनके साथ कहीं ना कहीं, ठीक है ना। तो एक तरह से ये भी एक तरह से इन्होंने बनाया गया। पर ये जो हमारी BSF पैरामिलिट्री फोर्स है, ये सारी मिनिस्ट्री ऑफ MHA के अंडर आती हैं, पर हमारे ये जो इंडियन कोस्ट गार्ड है ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बस, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसी के अंदर। तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था 18 अगस्त 1978 को, बाय द कोस्टल गार्ड एक्ट लेके आए थे, पार्लियामेंट एक्ट से बनाया गया, तो एक तरह से सेक्रेटरीज को बनाया गया। हेडक्वार्टर दिल्ली में है। इसकी जुडिक्शन जो है टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द कंटिजीनियस जोन और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, वही 200 नॉटिकल माइल तक इनकी जुडिक्शन रहती है, चेक करते रहते हैं। रिस्पॉन्सिबल किस चीज़ के, मैराइन इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन करना, मैराइन जोन को इंडिया के कोऑर्डिनेट करना अथॉरिटी के साथ, कहीं ऑयल स्पिलिंग तो नहीं हो रही वाटर में, कहीं प्रॉब्लम तो नहीं, सारी चीज़ को ये देखते हैं। ये दूसरी न्यूज़ आती है, वो आती है हाइड्रो प्रोजेक्ट और हिमालय रिस्क की। अभी क्या हुआ है कि कुछ हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं, 7 हाइड्रो प्रोजेक्ट थे, डेवलप किए जा रहे थे रीजन में, कहीं ना कहीं इस पर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि आप ऐसा प्रोजेक्ट क्यों बना रहे हो। आपने देखा ना तपोवन जो प्रोजेक्ट था, जो ऋषि गंगा और धौली गंगा पे डेवलप किया जा रहा था, वहाँ पे ऊपर से वो क्लाउड बस्ट हो जाता है, या फिर भी कुछ भी हो जाता है कि पूरा वो बह जाता है, या फिर आप बोल सकते हो लैंड स्लिप हो जाता है, तो पूरा वो बह जाता है, बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है। इसमें देखा गया UK गवर्नमेंट ने क्या बोला है, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने बोला है कि हम इतने 1000 करोड़ की हर साल बिजली खरीदते हैं, तो हमें प्रोजेक्ट की ज़रूरत है, ठीक है। तो वही सारा इशू चल रहा है। हम इसमें क्या पढ़ेंगे, गंगा की ट्रिब्यूटरीज और हिमालय क्यों रिस्की हैं, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, ग्लेशियर्स क्यों मेल्ट कर रहे हैं। देखो, जैसे मैं पुरानी ट्रिक बताता हूँ, उसी ट्रिक से मैं आपको ये बताऊँगा। ये है बद्रीनाथ, B,
बी, आप बीए पढ़ते हो ना, बीए प्रोग्राम होता है बैचलर ऑफ आर्ट, तो बीए, बी से निकलती है अलकनंदा। ये जो निकल रही है ये अलकनंदा है, देखो ये अलकनंदा रिवर है, ये ब्लू वाली नीचे तक रहती है अलकनंदा, जहाँ तक कि गंगा नहीं बनती देवप्रयाग तक। जो पहली गंगा आके मिलती है तपोवन से आके धौली गंगा मिलती है, इसमें धौली गंगा, ठीक है ना। और विष्णु हमारे एक भगवान थे, विष्णु भगवान सबसे बड़े भगवान विष्णु भगवान बोला जाता है। तो धौली गंगा पे कौन सा बनता है, विष्णु प्रयाग बनता है जो सबसे ऊपर है, ठीक है। आगे चलोगी तो इसमें आती है फिर नंदकर्णी, तो आपको पता है ये सब इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, क्योंकि ऐसे बह रही है अलकनंदा, और ये अगर आप इस इधर फेस करके खड़े हो गए तो ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, तो इसमें मिलती है नंदकर्णी। नंदकर्णी जो है वो नंद प्रयाग बनाती है, उसके नाम में ही आता है। आगे आप चलोगे फिर आती है पिंडार रिवर। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, वहाँ पे पिंडारी थे, पिंडारी, उनको जो ब्रिटिश जो थे उनको सप्रेस करते थे, दबाते थे, क्योंकि वो ब्रिटिश को लूटते थे और गरीबों को पैसा बांटते थे। तो ब्रिटिश क्या बोलते थे, जो पिंडारीज थे उनके कर्म तो पता ही है आपको, काम जो उनके गंदे थे वो हमें लूटते, तो इसलिए उनको सप्रेस किया जाता था। तो जहाँ पे पिंडार गंगा मिलती है वहाँ पे बनता है करण प्रयाग। करण प्रयाग, तो कर्म खराब थे, याद करने के लिए फनी ट्रिक है, आपकी याद रहे तो। आगे चलोगे तो आता है केदारनाथ। आपने एक बाइक देखी होगी, KTM बाइक देखी होगी, ठीक है ना। उसकी जो रेस है वो बहुत खतरनाक है, बहुत भागती है। तो आपको क्या रखना है, केदारनाथ की ट्रिब्यूटरी से कौन सी निकलती है, आपको निकलती है मंदकर्णी, ठीक है ना। तो आपको कौन सी मंदकर्णी निकलती है, वो कहाँ मिलती है, वो मिलती है, रेस खतरनाक है तो रुद्रप्रयाग पे मिलती है। तो KTM कहाँ पे मिलती है, ये आपको मिलती है रुद्रप्रयाग पे, रेस खतरनाक है। तो ये कैसे याद रहेगा, 2-3 बार आप वीडियो देखोगे, 2-3 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। और लास्ट में आती है भागीरथी, जो गंगोत्री से आती है, ठीक है ना, बीजी भागीरथी, इसी पे टिहरी डैम बनाया गया है, यहाँ पे मिलती है देवप्रयाग। और आगे फिर गंगा बन जाती है, देखो यहाँ से ऋषिकेश से क्या हो जाती है, ऋषिकेश से ऊपर से थोड़ा सा देवप्रयाग, यहाँ पे देवप्रयाग है, यहाँ से गंगा बन जाती है, हरिद्वार आ जाता है, फिर प्लेन में आ जाती है तराई रीजन में। और इधर से आपकी ये चलती हुई आ रही है, क्या नाम है, यमुनोत्री से यहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी, फिर ये हरियाणा में एंटर कर जाएगी, फिर दिल्ली में एंटर कर जाएगी। तो अब ये गंगा आ चुकी है प्लेन के अंदर, तो गंगा ये जा रही है, देखो ऐसे ये जा रही है गंगा अपनी, आगे आके चली जाती है हुगली, और फिर चली जाती है बे ऑफ बंगाल में। यहाँ पे आपका आ जाता है फरक्का बैराज, फरक्का बैराज से ये एंटर कर जाती है किसके अंदर, ये एंटर कर जाती है आपका, आगे चली जाती है, ये वेस्ट बंगाल से एंटर कर जाती है, कहाँ पे, ये उसमें बांग्लादेश में, यहाँ से एंटर कर जाती है बांग्लादेश में। देखो ये फरक्का बैराज से डिवाइड हो जाती है 2 रूप में, एक तो हुगली हो गई, हुगली तो सीधी बंगाल में जाके गिर जाती है, वेस्ट बंगाल में सीधा बंगाल में गिर जाती है, और इधर चली जाती है ये पद्मा के रूप में, फिर जमुना बन जाती है आगे, फिर आगे बांग्लादेश में अंदर चली जाती है। तो हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर गंगा की ट्रिब्यूटरी पढ़ेंगे। मैंने एक तरकीब बनाई है, याद रहे तो ठीक है। ये है आपकी रामगंगा, कलर और चेंज करता हूँ, ठीक है ना, ये आपकी रामगंगा है, ये आपकी है गोमती, गोमती देखो गोमती है, इसमें कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरी है गोमती की, आपकी साई, ये है, तो ये कौन सी है, गोमती। आगे देखोगे घाघरा, देखोगे घाघरा, फिर देखो गंधक, देखोगे गंधक, और लास्ट में आप देखोगे ये कोसी, बिहार के आसपास ये कोसी है। फिर आगे और भी जाओगे आपको महानंदा भी देख लोगे, भागलपुर के आसपास आगे महानंदा मिलती है, देखो ये ट्रिब्यूटरी है, इसकी कौन सी है, ये लेफ्ट बैंक है। तो मैंने कैसे याद रखा, राम की गोमती, राम की ऊपर लिख सकते हो, की का कोई मतलब ही नहीं, गोमती, राम की गोमती, का मतलब नहीं है, घाघरा, घाघरा ठीक है, गंदा हो गया, घाघरा गंदा, तो गंधक होके और कोशी में गिर गया, राम की गोमती का घाघरा गंदा होके कोशी में गिर गया। तो ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरी है। अगर आप घाघरा की देखोगे तो राप्ती, आपके सरधा, ये किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ये घाघरा की ट्रिब्यूटरी है, सरधा वर्धा राप्ती वाप्ती। तो राप्ती किसकी है, घाघरा की है, और सरधा किसकी, ये भी घाघरा की है। तो आप ऐसे देख सकते हो। तो आपको जो मेन जो गंगा की है वो राम की गोमती का घाघरा गंदा होके कोशी में गिर गया, तो ये आपको याद रख सकते हो। ये होगी इसकी लेफ्ट बैंक। और राइट बैंक कौन सी है, काली, देखो काली है, काली। फिर आप आगे चलोगे तो कौन सी मिलती है, इसमें मिलती है, कौन सी मिलती है, यमुना, इलाहाबाद के आसपास। फिर आगे चलोगे टन मिलती है, फिर आगे चलोगे सोन रिवर मिलती है कहीं पटना से पहले, आगे और चलोगे तो पुनपुन मिलती है, कौन सी, पुनपुन मिलती है। तो ये कुछ होगी इसकी नीचे वाली ट्रिब्यूटरी, कौन सी मिलती है, काली, यमुना,
उसके बाद मिलती है आपकी टॉन, और उसके बाद मिलती है सोन, और फिर मिलती है पुनपुन। ये हो गई इसकी राइट बैंक। अगर आपको यमुना की देखनी है, यमुना में मिलती है ऋण मिलती है, दिल्ली के आसपास यहाँ पे हिंडन मिलती है, कुछ और ऊपर भी मिलती है। जो मेन जो है चंबल, सिंध, बेतवा, केन, इनको लिंक भी किया जा रहा है बेतवा और केन को, क्योंकि यहाँ पे पन्ना टाइगर रिजर्व बीच में आ रहा है, उसके से अभी इशू चल रहा है। तो चंबल, सिंध, बेतवा और केन। चंबल की कौन सी है? बानस, और आपकी काली, और आपको प्राप्ति। ये कुछ किसकी हैं? ये इसी की हैं। ये आपको याद है, चंबल, सिंध, बेतवा और केन, ये किसकी हैं? ये यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं। अब मैं आपको थोड़ा बताने वाला हूँ इकोसिस्टम के बारे में। व्हाट वाज द प्रॉब्लम इन द इकोसिस्टम? इकोसिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम है? देखो, हिमालय इकोसिस्टम बहुत फर्टाइल इकोसिस्टम है। ग्लेशियर्स हैं पूरे उत्तराखंड, कहीं ना कहीं नंदा देवी पीक पे आप देखोगे, जहाँ पे अभी सैटेलाइट इमेज ली गई। मैंने बताया ग्लेशियर्स कोलैप्स हुए थे, तपोवन लैंडस्लाइड्स हो गया था वहाँ पे। जो ऋषि गंगा, धौली गंगा, जो मैंने आपको ऊपर बताया था, ठीक है ना, धौली गंगा, ये धौली गंगा ऋषि गंगा की ट्रिब्यूटरीज है। ऋषि गंगा की ट्रिब्यूटरी धौली गंगा, नहीं सॉरी, धौली गंगा की ट्रिब्यूटरी ऋषि गंगा है। तो वहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रो प्रोजेक्ट था, वो सारा बह गया था। इमीडिएटली एक्शन लिया गया आईटीबीपी के जवानों ने। 15 लोगों को वहाँ पे स्टिल जो मिसिंग है, मतलब 15 नहीं, मिसिंग तो 200 लोग के आसपास हो गए हैं आपकी, तो उसी टाइम की न्यूज़ थी। क्लाइमेटिकल चेंज हुई, इम्पैक्ट किस वजह से? माउंटेन इकोसिस्टम में जो इम्पैक्ट है ह्यूमन लाइवलीहुड का, उसका कहीं देखा जा रहा है। एंथ्रोपोजेनिक जो वहाँ पे एक्टिविटी की जा रही है क्लाइमेटिकल चेंज में, क्योंकि क्यों? प्रोजेक्ट बनाने के लिए ब्लास्टिंग की जा रही है वहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें की जा रही हैं, पेड़ कट हो रहे हैं। फिर आप वहाँ पे डैम बनाओगे तो पानी भरेगा, जो वहाँ के आसपास की फर्टाइल मतलब जो प्लांट्स हैं वो पानी के अंदर चले जाएंगे। एट जो स्लोप्स, एल्टीट्यूड, ओरिएंटेशन जो काम किया जा रहा है, ड्यू टू इंक्रीज द ग्लोबल वार्मिंग, माउंटेन ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं। अनप्रिडिक्टेड नहीं है रेट, कितनी स्पीडली मेल्ट कर रहे हैं। जो सर्वाइविंग फ्लोरा फोना जो है वो कहीं ना कहीं चेंज में आ रहा है। अगर सैटेलाइट की ऑब्जर्वेशन ली गई अक्रॉस द इंडिया, चाइना, नेपाल, भूटान, जो मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर डबल हो गया है 21 सेंचुरी में, तो ये भी आपको याद रखना है। और ये इंडिया के अंदर नहीं, जो आर्कटिक और अटलांटिक है उसके अंदर भी ये स्पीडली काम चल रहा है। तो मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर्स है, वाटर सब्सटेनेबल, मतलब 100 मिलियंस ऑफ जो है वो, मतलब क्या हो रहा है, थ्रेटन है वाटर एक तरह से। और वहाँ पे कितने लोग रहते हैं ऊपर वाले एरिया में, आप खुद बताओ। ऊपर ग्लेशियर्स है, वहाँ पे ग्लेशियर्स पिघल रहा है स्पीडली, और वो ग्लेशियर्स का पानी किसी वजह से, किसी रुकावट की वजह से वहाँ पे इकट्ठा हो रहा है। एक टाइम तो ऐसा आएगा वो उसे स्पेस मिल जाएगा बाहर, वो एकदम से नीचे गिरता है और फ्लैश फ्लड आ जाती है एकदम नीचे रीजन में, या लैंड स्लिप हो जाती है एकदम नीचे रीजन में। जो लोग नीचे रह रहे हैं वो सब बह जाते हैं। तो ये सारे कुछ कारण हैं। इम्पैक्ट इरिगेशन पे भी आएगा इसका, फूड प्रोडक्शन पे भी आएगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे आएगा, सब अर्बनाइजेशन पे आएगा। क्योंकि क्यों, आप कैसे आएगा? आप देखो, इरिगेशन पानी का कहीं ना कहीं यूज़ होता है। आप देखो फ्लैश अभी इतनी स्पीड से पिघल रहा है, एक टाइम ऐसा आएगा खत्म हो जाएंगे ग्लेशियर्स, पानी कम हो जाएगा, गंगा के रीजन में, इन सब रीजन में कम हो जाएगा। जो आपकी पेरेनियल रिवर्स हैं जो मेल्ट पे ही, मतलब कि ग्लेशियर्स पे थ्रू आउट ईयर चलती हैं, इसी वजह से वो कहीं ना कहीं। फिर फूड प्रोडक्शन कम हो जाएगा, पानी कम हो गया तो जो इंडस्ट्री यूज़ करती हैं पानी का, उनका कम होगा, और जो अर्बनाइजेशन है उस पर भी इफेक्ट आएगा। तो पानी सब चीज़ के लिए ज़रूरत है। व्हाट रीज़न टू क्लाइमेटिकल डिजास्टर इन उत्तराखंड? रीज़न क्या क्या हो सकते हैं? नॉट ओनली कॉज बाय द नेचर बट ऑल्सो जो इंक्रीज हुआ ये हाइड्रो पावर जो प्रोजेक्ट है, इसकी वजह भी कहीं ना कहीं कारण है। जो उत्तराखंड इकोसिस्टम है वो वेरियस थ्रेटन में आता है। जो उसकी अब सिस्मिसिटी देखोगे, ठीक है, डाम जो वहाँ पे बनाया जा रहा है माइक्रो सिस्मिसिटी में आता है। लैंडस्लाइड फॉर एग्जांपल, एंटायर स्टेट ऑफ उत्तराखंड फॉल इन जोन 4 और जोन 5 ऑफ द अर्थक्विक। अगर आप रिक्स मैप ऑफ इंडिया देखोगे उसके अंदर आती है। बिसाइड बीइंग अर्थक्विक जो प्रोनी जोन है, इट ऑल्सो प्रोनी फॉर फ्लड डिजास्टर के लिए। वहाँ पे आप ऐसे प्रोजेक्ट बना रहे हो, वहाँ पे फ्लैश फ्लड है, कैट्रोस्कोपिक कॉन्सिक्वेंसेज है। तो ये मॉडरेट अर्थक्विक वहाँ पे टिहरी डैम पे देखा गया, 2003 में फ्लड आई थी केदारनाथ में। तो ये सारी चीज़ देखी गई। कितने लोग मरे थे केदारनाथ, 5-6 हज़ार लोगों की डेथ हुई थी। वो तो रिकॉर्ड है ऑन रिकॉर्ड, और को तो पता ही नहीं है। उत्तराखंड गवर्नमेंट को देखना चाहिए इन सब चीज़ों, हाइड्रो प्रोजेक्ट चल रहे हैं गेट नंबर पे, तपोवन में प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इन पे ध्यान देना चाहिए। इंडिया ऑल्सो हैव हैवी, ठीक है ना, इन्वेस्ट कर रहा है डेवलपमेंट करने की इन चीज़ों पे, कट कर रहा है कार्बन। ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि हाइड्रो प्रोजेक्ट से कार्बन कम होगा, क्योंकि बिजली पानी से बनेगी, एक तरह से रिन्यूएबल सोर्स है। ठीक है, आप कर रहे हो, पर नेशनल प्लान जो कंस्ट्रक्शन करने का 28 रिवर वैली जो आपको हिल्स में कंप्लीट करना है, इंडियन जो हिमालय में, विल बी 1 डैम फॉर एवरी 32 किलोमीटर्स, हाईएस्ट डेंसिटी इन द वर्ल्ड। तो ऐसा एक प्रोजेक्ट रखा गया है, एक डैम 32 किलोमीटर में बनाया जाएगा। थोड़ा उस पर ध्यान दो, तो इन सब चीज़ों पर काम करो, कैलकुलेट करो कितना रिस्क है, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं। दीज हाइड्रो प्रोजेक्ट आर इनकैपेटेबल विद द लोकल इन्वायरमेंट, मतलब आप
मिलते ही नहीं इकोलॉजी के साथ, रिस्क हो सकता है, डिजास्टर हो सकता है, जो लोकल लोग हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? एक तो फ्रेजिलिटी है हिमालय सिस्टम की, ज़्यादा इकोसिस्टम की। आप प्लीज़ उसको एक बार सोचो, प्रोजेक्ट को दोबारा से आप सोचो क्या करना है, प्रायोरिटाइज दोबारा करो, उनको क्या सोचना है कि पोटेंशियल क्या है। जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है शुड बी कन्फाइंड टू द एरिया जहाँ पे लीस्ट इम्पैक्ट हो हिमालय के अंदर, वहाँ पे आप प्रोजेक्ट को लेके जाओ, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों को दोबारा आप रिव्यू करो अपने जो आपका प्रोजेक्ट है। अब मैं बताऊंगा मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर यूजिंग द डाटा ऑब्टेन फ्रॉम द जो स्पाई सैटेलाइट है यूएस की, उसने देखा है कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने, और हिमालय ग्लेशियर का फोटो लिया है। उसने बोला मीटर ऑफ आइस जो है, मीटर मतलब कम से कम 2-3 मीटर ऑफ आइस मेल्ट हो चुका है अगर 2000 से देखें तो। हिमालय लॉस्ट 4 बिलियन टन्स ऑफ आइस, इतने साल से, इतने 25 साल के अंदर इतना लूज कर पाया है, ठीक है। जो रेट ऑफ डबल हो गया 8 बिलियन टन, कहीं ना कहीं जो स्पीड है मेल्ट होने की वो डबल हो गया। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। जो माउंटेन चेंज है मतलब इंडिकेट ये करते हैं ग्लोबल वार्मिंग कॉज द एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी। जो इंसान ये एक्टिविटी कर रहा है ना, गाड़ी चलाना, अकेले बैठ के गाड़ी लेके जा रहे हैं, वो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं, इज्जत कम हो जाएगी, मेरे गाड़ी से जाऊंगा बे यार। आप क्या सोचते हो? आप इकोसिस्टम के बारे में सोचो, आने वाली आपकी यूथ के बारे में सोचो। तो कहीं ना कहीं जो आपका टेम्परेचर है 1 डिग्री सेल्सियस के बीच में पहुंच गया, अगर इंडस्ट्रियल लेवल से देखो ऊपर पहुंच गया। अभी आईपीसीसी रिपोर्ट आई, उसने बोला 1.2 डिग्री हो गया, अगर 1.5 हो जाएगा तो खतरनाक है, 2 डिग्री हो जाएगा। ये बोला है कि 1.5 तो 20 साल में होने ही वाला है अगर आपने काम नहीं किया तो, और 2 डिग्री को आपको बचा के रखना है, ये ना होना चाहिए, वरना नियर अबाउट 30 मिलियंस ऑफ पीपल की कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होंगे। ये मोस्ट वर्स्ट कंडीशन हो सकती है जो आज कोविड के टाइम पे आप देख रहे हो ना, इससे भी वर्स्ट कंडीशन में चीज़ें हो सकती हैं। तो उन्होंने ये बोला है। तो कुछ एडवर्स इफेक्ट हैं, फ्रेश वाटर, एक्सेसिव फ्रेश वाटर निकलता है इनसे, वो तो कहीं निकल रहा है, एंडेंजर बैलेंस हो जाएगा हैबिटेट में, स्पीसीज में, फॉर्मेशन लार्ज ग्लेशियर्स, लेक बन जाएंगी, क्योंकि पिघले का देखो ये लेक बन जाएंगी ऐसी, तो लेक बन जाएंगी, पानी पिघले का नीचे जाएंगी, तो ये सारी प्रॉब्लम हो जाएगी, अफेक्ट कर जाएंगी लोकल कम्युनिटी के लिए, अफेक्ट रिवर को, जो थ्रू आउट जो एशिया में पानी देती हैं रिवर, वो पानी नहीं रहेगा, एक बार सारा पिघल जाएगा, पानी कहाँ रहेगा? फिर तो बरसात पड़े ऊपर बारिश होगी तभी पानी आया करेगा, फिर वो नॉन पेनिनल रिवर हो जाएंगे, पेनिनल से साउथ में होता है, ठीक है ना। तो फिर इरीगेशन, हाइड्रो प्रोजेक्ट और ड्रिंकिंग वाटर में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाएगी, और उससे क्या होगा कि समर फ्लड आएगी, एकदम से ड्रॉट आएगा, ग्लेशियर रिजर्व जो है मतलब कि ये सारी चीज़ें स्टार्ट होगी। ओशन का इकोसिस्टम, ग्लेशियर्स मेल्ट करेंगे, सी लेवलाइज होगा, सी लेवलाइज होगा, कोस्टल एरिया में जो जन जीव है वो सारे खत्म हो जाएंगे, स्पीसीज जो कोरल्स हैं वो सारी कंसेप्ट मतलब सब खत्म हो जाएंगे। तो ये सारी कुछ चीज़ हमें करनी है, वे फॉरवर्ड वही स्टॉप करो टेम्परेचर राइजिंग कम करने में, वे फॉरवर्ड गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, प्रायोरिटी लेनी चाहिए, नेट जीरो इमिशन की तरफ हमें मूव करना चाहिए। नेट जीरो क्या होता है? जितना आप इमिशन करते हो उतना उसको कंजर्व करने की कोशिश करो, तो नेट जीरो इसको बोला जाता है। तो ये सारी कुछ इसमें चीज़ें अंदर है। दूसरी आती है एसेट मोनेटाइजेशन, ये मैंने आपको कल बहुत अच्छे से बताया था। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन प्रोग्राम है गवर्नमेंट का। करना क्या है गवर्नमेंट को? जो सेक्टर, पब्लिक सेक्टर अंडर यूटिलाइज हैं, यानी कि बने हुए तो हैं पर उनको पूरी तरह यूटिलाइज नहीं किया जा रहा या पूरी तरह डेवलप नहीं है, उसमें प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी दी जाएगी ताकि उसको मतलब उसकी पूरी इफ़िशियंसी से वो वर्क कर पाए, पूरी इफ़िशियंसी से वो प्रोजेक्ट सारे वर्क कर पाएँ और हमें मतलब प्रोडक्टिविटी मिल पाए। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? उसको ट्रांसफ़र नहीं करेगी, ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं करेगी, पर उसको प्राइवेट सेक्टर को ऐसे लीज पे दे देगी कि आप इसको डेवलप करो, चलाओ, प्रॉफिट कमाओ और 20-30 साल इसका यूज़ करो और वापस हमको ट्रांसफ़र कर दो। तो इसको एक मोनेटाइज दिया गया है ताकि प्राइवेट सेक्टर अच्छे से कर पाए, प्रॉफिट कमाए और वापस गवर्नमेंट को वापस कर दे। तो ये कुछ इसमें प्रोग्राम दिए गए हैं। अब ये है क्या? व्हाट इज़ नेशनल मोनेटाइज प्रोग्राम? मैंने आपको बताया जो ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट है, यानी ब्राउन फील्ड मतलब होता है जो ऑलरेडी डेवलप है। जैसे आपको ये रोड है, दिल्ली से मुंबई जा रहा है, ये रेलवे है, दिल्ली से मुंबई जा रहा है, पर इस पर हाई स्पीड रेलवे नहीं चल सकती, हाई स्पीड रेल नहीं चल सकती, मतलब ट्रेन नहीं चल सकती जो 80 किलोमीटर बस इतनी स्पीड चल सकती है, 200 किलोमीटर प्रति आवर की नहीं चल सकती। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? नहीं कर सकती, प्रोडक्टिव नहीं मिल रही है, तो गवर्नमेंट को प्राइवेट सेक्टर को दे देगी। प्राइवेट सेक्टर क्या करेगा? तो हाई स्पीड रेल बना देगा, इसको पूरी लाइन को हाई स्पीड डेवलप कर देगा, जो भी ट्रेन उससे गुजरेगी कुछ प्रॉफिट उससे वो कमाएगा, कुछ भी ले सकता है। तो वो क्या होगा? हाई स्पीड हो जाएगी और 10-20 साल यूज़ करेगा, प्रॉफिट कमाएगा, बाद में गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर देगा। तो कुछ ऐसे है। तो ब्राउन फील्ड क्या हुआ? ये ऑलरेडी डेवलप्ड है पर आपको क्या करना है? उसको रिनोवेट करना है एक तरीके से। तो ये सारे प्रोजेक्ट हैं, ऑलरेडी ऑपरेशनल है पर उस प्रोडक्टिविटी से वो काम नहीं कर पा रहा है, तो उसको लीज पे आउट किया जाएगा,
ठीक है, मे नॉट बी ए लीज आउट, मतलब जैसे उसे बेचा नहीं जाएगा, पर उसको क्या किया गवर्नमेंट इज ओनली प्लान टू कंट्रोल ओवर द सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, आप कंट्रोल करो, आप चलाओ और बाद में वापस इसको दे देना, ठीक है ना। अब ये हेल्पफुल है इकोनॉमी के लिए? नहीं है, ठीक है। हेल्पफुल है क्योंकि देखो आप खुद देखो ना, हेल्प इन फ्री कैपिटल हमें मिलेगा, एसेट मिलेगा, क्योंकि जो प्रोजेक्ट हैं गवर्नमेंट कहाँ का डेवलप करे, टोल बनाए, ये बनाए, वो बनाए, तो गवर्नमेंट क्या चाहती है कि प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट हो और एक तरह से लीज पे हम उसमें दे दें, इन्वेस्टमेंट उसमें करे और नेक्स्ट 30 ईयर तक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट उसमें रहे और वो चलाए, बिल्डअप करे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए और वापस गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं वापस दे दे। तो इससे क्या होगा, बूस्ट मिलेगा इकोनॉमिकल एक्टिविटी में। अगर रेल रोड ये अच्छे होंगे तो हमें बूस्ट मिलेगा, बिल्ड होगा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें हेल्प मिलेगा। अब रिस्क क्या है, एक तो करप्शन। अब गवर्नमेंट के दामाद ही उसे खरीदेंगे, जैसे पहले बोलता था तो गवर्नमेंट का दामाद है, तो वो गवर्नमेंट की एजेंसी उसे खरीद सकती हैं जो गवर्नमेंट की प्राइवेट जिनको सपोर्ट करती हैं। हाई प्राइस फॉर कंज्यूमर, ठीक है। जो अब देखो हमारे भारत में 80 करोड़ लोग कहीं कहीं पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से अनाज लेते हैं। अब बताओ जब प्राइवेट सेक्टर हो जाएगा, प्राइवेट सेक्टर का काम क्या होता है, प्रॉफिट ओरिएंटेशन, वो नॉन प्रॉफिट तो काम नहीं करता गवर्नमेंट की तरह। अगर रेलवे में अगर प्राइवेट सेक्टर को दे दी जाए तो किराया रेल का जहाँ 20-25 रुपये बैठते हो सीधा 100 रुपये हो जाएगा 20 रुपये का, यानी कि चौगुना बढ़ जाएगा, 10 गुना बढ़ जाएगा। उसके बाद फ्री में नहीं बैठ सकते आप रेलवे में। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, फ्री में भी सफ़र कर लेते हैं जनरल डिब्बे में, गरीब लोग होते हैं नहीं होता खाने के, तो वो सारी रिलैक्सेशन खत्म हो जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर तो मिलेगा पर पैसा बढ़ेगा। अब पैसा बढ़ेगा तो लोग देखो इतने गरीब लोग हैं नियर और गरीबी रेखा के आसपास, क्योंकि हमारा देश इतना ऊपर नहीं निकल पाया। हमारे देश में अभी भी 80 करोड़ 130 करोड़ में से 80 करोड़ जनता, जो 60 to 70% जनता ऐसी है, वो कहीं ना कहीं पीडीएस इतनी नीचे इससे अनाज ले रही है। वो कोई लीगल लैक ऑफ लीगल अनसर्टेनिटी है। कल मैंने पूरे बताए थे प्रॉब्लम कि कोई लीगलिटी नहीं है चीज़ों में। फिर अगर डिस्प्यूट हो जाता है प्राइवेट और गवर्नमेंट के बीच में तो लैक ऑफ आपकी जो ट्रिब्यूनल्स हैं वो प्रॉपरली वर्क नहीं करती हैं। तो मैंने कल सारे आपको प्रॉब्लम्स बताई थी, तो ये कुछ सारी उसके अंदर प्रॉब्लम्स हैं। दूसरी जो आती है वो आती है बैकवर्ड कमीशंस के ऊपर। बैकवर्ड कमीशन का क्या मतलब, अभी ये बहुत दिनों से चल रहा है कि बैकवर्ड क्लासेस पॉलिसी रिस्टोर किया जाए। अभी एक बिल पास हुआ है जिसे 105 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बोलेंगे और रामनाथ कोविंद जी ने उसको साइन कर दिया, जो हमारे महामहिम राष्ट्रपति हैं। उसमें क्या रिस्टोर किया गया, स्टेट की पावर को बढ़ाया गया। अभी क्या होता था, जैसे ओबीसी लिस्ट होती थी, ओबीसी लिस्ट होती थी, इसे सेंट्रल लिस्ट बोलते थे, सेंट्रल लिस्ट बोलते थे, ठीक है ना। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट ही या फिर प्रेसिडेंट का पावर होती थी इसमें चेंज करने की। स्टेट गवर्नमेंट किसी को ऐड करना है तो उसे परमिशन लेनी पड़ती थी प्रेसिडेंट से, कहीं ना कहीं तब उसमें चेंज किया जाता था, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की भागीदारी रहती थी। अभी महाराष्ट्र में मराठा को ऐड किया गया और उनको बाहर निकाल दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला क्योंकि सेंट्रल लिस्ट में उनका नाम नहीं है, ठीक है। अभी ये बिल लेके आए 105 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, तो आपको बताना है 10 किस चीज़ के लिए, 101 किसके लिए, 102 किसके लिए, एक दो इसमें आ जाएगा 103 किसके लिए, 104 किसके लिए, 5 तो मैंने से पता लग जाएगा। अब इसमें स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट अपनी ही लिस्ट बना सकती है और अपने तरीके से मैनेज कर सकती है। उसे चाहना है ऐड करना है स्टेट लिस्ट में तो कर सकती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का सेंट्रल लिस्ट का कोई इंटरफेयर नहीं रहेगा, स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे दी गई है। देखो लिखा है स्टेट देयर पावर टू आइडेंटिफाई द सोशल इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस, स्टेट को पावर दे दी गई है, ठीक है। ये मॉनसून सेशन में ये पास कर दिया गया है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट सुनाया था कि जो मराठा का मैंने बताया था, लॉस्ट ऑफ देयर इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग कम्युनिटी बैकवर्ड क्लासेस लिस्ट आफ्टर पार्लियामेंट अमेंड, मतलब कि पार्लियामेंट के पास पावर थी उसका अमेंड करने की, ऐसा 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में बताया गया था। 102 क्या बोलता है, रिक्वायर क्यों थी कि पार्लियामेंट क्रिएटेड द नेशनल बैकवर्ड कमीशन, वेस्टेड इट विद द पावर टू कंसल्ट बाय द सेंट्रल एज वेल एज द स्टेट इन ऑल द मैटर, ठीक है, सोशल इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस की जो भी मैटर है, ठीक है, जिसमें अंडर आर्टिकल 342A है, इट विल ले डाउन द प्रेसिडेंट शैल नोटिफाई द लिस्ट ऑफ सोशल इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस इन द रिलेशन टू ईच स्टेट यूनियन टेरिटरी इन द कंसल्टेशन विद द गवर्नर। इस लिस्ट को बोला जाता था सेंट्रल लिस्ट, ठीक है। वंस इज नोटिफाइड ओनली, देखो इसमें ओनली आ गया ना, पार्लियामेंट अलोन कैन कुड मेक ए चेंज टू इट, ठीक है। ऑन दिस सुप्रीम कोर्ट वाइल द कंसिडर द चैलेंज ऑफ मराठा रिजर्वेशन इन महाराष्ट्र, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर देती है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट में पावर ही नहीं है, वो सारा अमेंडमेंट जो कर सकते हैं वो पार्लियामेंट ही कर सकता है। स्टेट कैन नो मोर नोटिफाई आइडेंटिफाई द बैकवर्ड क्लासेस, ऐसा क्यों, ओनली प्रेसिडेंट कुड डू सो, फर्दर चेंज कुड बी मेड बाय पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट कर सकता है, अगर पार्लियामेंट उसमें कुछ चेंज करती है स्टेट के पास कोई अधिकार नहीं है। इसलिए ये पॉलिटिकल पार्टीज का रिएक्शन रहा, ये सब चीज़ रहा और इसमें चेंज लेके आए। अब स्टेट गवर्नमेंट
गवर्नमेंट को भी पावर दे दी गई है, अब स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकते हैं कि जो अमेंडिंग है वंस द अगेन क्लैरिफाई द स्टेट रोल इज आइडेंटिफाई कर दिया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया उसके लिए 127 कॉन्स्टिट्यूशनल बिल 2021 और ये जो एक्ट पास हुआ है ये एक्ट बना है 105। बिल तो 127 है और एक्ट है 105। ये अब आपको कंफ्यूज होने वाला, बिल 127 एक्ट 105। भैया बिल तो बहुत सारे रहते हैं पर वो पेंडिंग रहते हैं, एक्ट तो बने नहीं है ना। जब एक्ट बन जाएंगे तब इसमें आएंगे, वो बिल तो चलते रहते हैं पार्लियामेंट के अंदर घूमते रहते हैं। तो अब इसमें क्या हो सकता है, 105 में क्या बताया गया है कि इसमें अब जो स्टेट गवर्नमेंट भी अपनी लिस्ट तैयार कर सकती है, उसको किसी को ऐड करना है, किसी को बाहर निकालना है तो वो भी कर सकती है। अब कुछ इसमें चीज़ें थी, कुछ केसेस आए थे रिलेटेड टू, इससे रिलेटेड कुछ केसेस आए थे। पॉलिसी विल नॉट, ठीक है, स्टेट लिस्ट तैयार कर सकते हैं, मैंने आपको बता ही दिया। प्रेसिडेंट सेड ओनली फॉर ए पर्पस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अलोन, सेंट्रल लिस्ट के लिए, और अपनी स्टेट गवर्नमेंट अपने आप कर सकती है। क्लैरिफाई कर दिया गया स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी मे बाय लॉ प्रिपेयर और मेंटेन देयर ओन पर्पस ऑफ लिस्ट बना सकती है, ठीक है ना, वो डिफरेंट फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट से अलग हो सकती है। 3 जज बेंच इन द 5 जज बेंच इन मराठा रिजर्वेशन में वही तो था, सेंट्रल लिस्ट में मराठा का नाम नहीं था तो सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर देती है क्योंकि इनका नाम नहीं है। पर अब क्या हो गया, अब वो अपनी स्टेट लिस्ट तैयार कर सकते हैं, अपना नाम भी उसके अंदर मेंशन वो कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ इसके अंदर बताई गई है। फिर एक केस आया था क्रीमी लेयर से, अभी जो हरियाणा का एक केस गया था, उन्होंने क्या कहा था, जिसकी इनकम 6 लाख से ऊपर है, मतलब 6 लाख से क्रीमी लेयर में रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सोली मतलब कि आप एक तरीके से जो इकोनॉमिक क्राइटेरिया है, मतलब जो इनकम क्राइटेरिया उसको नहीं मान सकते, उसके लिए आपको और भी जो 6 लाख का क्राइटेरिया है प्रॉपर वही नहीं होना चाहिए, उसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड होनी चाहिए, सोशली, इकोनॉमिकली, अदर फैक्टर को भी ऐड करना, आइडेंटिफाई करने के लिए बैकवर्ड कम्युनिटी है या नहीं है। आप सोली आइडिया है मतलब इस चीज़ का लेने का कि इनकमिंग बेस पे लेना है, इसी पे लेना है, इसको नहीं मान सकते, इसको नहीं ले सकते, आपको और भी सारी चीज़ कंसिडर करनी पड़ेंगी। हु बिलोंगिंग टू द क्रीमी लेयर, कौन कौन हो सकते हैं। एक केस आया था इंदिरा सुहानी का केस, इसमें एक क्रीमी लेयर को ऐड किया गया था, 1992 में इस केस को लाया गया था। जो 27% रिजर्वेशन मंडल कमीशन ओबीसी बैकवर्ड क्लासेस को दिया गया था, इसमें आइडेंटिफाई किया था बैकवर्ड क्लासेस को, ठीक है ना। इनको देखते हुए इसमें कुछ इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस थी, तो इसमें कुछ क्राइटेरिया सेट किया गया था कौन कौन लोगों को क्रीमी लेयर में रखा जाएगा। और डिफरेंट टाइम पे इनकम बेसिस पे तो बना सकते हैं, पर आप जो सोलिडली नहीं ले सकते इनकम, उसमें और भी बहुत सारी चीज़ आपको कंसीडर करनी पड़ेंगी। तो क्रीमी लेयर ऐड किया गया, ठीक है ना, एक्सक्लूड किया जाएगा इनको रिजर्वेशन से अगर ऐसा कुछ होता है। तो इंदिरा सुहानी का फिर सेकंड केस आया 2000 में, तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि कौन कौन लोग इसमें ऑलरेडी बाहर रखे जाएंगे, ठीक है। जैसे कोई पर्सन है, ठीक है ना, बैकवर्ड क्लासेस हु ऑक्यूपाई द हायर सर्विसेज, जैसे आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, या ऑल इंडिया सर्विसेज में उनके बच्चे हैं, उनको नहीं दिया जाएगा। हाई लेवल ऑफ सोशल एडवांसमेंट है, इकोनॉमिकल स्टेटस अच्छा है, यानी कि इकोनॉमिकल स्टेटस उनकी इनकम अच्छी है, उनको कहीं ना कहीं ट्रीट ऐसे किया जाएगा, उनको मतलब इसके अंदर नहीं रखा जाएगा। सच ए पर्सन टू बी ट्रीटेड एज क्रीमी लेयर विदाउट एनी फर्दर इंक्वायरी, उनके लिए तो कोई इंक्वायरी नहीं करनी, कोई आपको जांच नहीं करनी, उनको तो डायरेक्टली बाहर कर दो। कुछ अदर जो लोग हैं उनको इनकम वर्क बी पोजीशन टू प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट, मतलब इनकम बेसिस पे चेक किया जाएगा, आउटसाइड उनको रखा जाएगा। तो इंदिरा सुहानी केस आपको याद रखना है, जजमेंट शो द सोशल एडवांसमेंट इंक्लूडिंग द एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, नॉट जस्ट द वेल्थ, द की ऑफ आइडेंटिफाई द क्रीमी लेयर, जो उनकी वेल्थ नहीं आप आइडेंटिफाई कर सकते क्रीमी लेयर, ठीक है। तो ये इन्होंने सारा बोला। और डिफिकल्ट है एक ड्रॉ लाइन करना, आप इकोनॉमिक वेल्थ कैसे ड्रॉ कर सकते हो, कैसे चीज़ों में आप देख सकते हो, तो वो भी डिफिकल्ट है। क्योंकि देखो गांव में किसी आदमी की 36,000 सैलरी है, वो गांव में अच्छी ज़िंदगी जी रहा है, पर उसी आदमी का मेट्रोपॉलिटन सिटी में देखो तो उसकी स्थिति नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मतलब 36,000 उसे मिलते भी हैं तो वो रहने योग्य नहीं है, मतलब बहुत कम पैसे हैं, बिल्कुल लो लाइन में जी रहा है। तो आप एक तरह से सोली जो वेल्थ मतलब वेल्थ का जो आइडिया है, मतलब इनकम का जो आइडिया है, उसको नहीं ले सकते, उसमें आपको और भी चीज़ कंसिडर करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स इतने ही हमारी न्यूज़ थी, अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर किया करें, उससे प्रेरणा हमें मिलती है। आप देखते हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर किया करें। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद।